चलो लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डिसीजन मेकिंग के अंदर में बहुत सारे चैप्टर्स है, उसका एक वन ऑफ द पोर्शन लिमिटिंग फैक्टर या फिर की फैक्टर। अब जैसा कि नाम खुद इंडिकेट कर रहा है, नाम है लिमिटिंग फैक्टर। यानी मान लो मेरी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा होता और बाई चांस उसके जीवन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, तो जैसे ही उसके जीवन में रिस्ट्रिक्शन आ गया, उस अच्छे खासे प्रॉफिट को कमाने से लिमिट करेगा, रोक लगाएगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रेंट करेगा। इसी फैक्टर का नाम क्या है? लिमिटिंग फैक्टर। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए, मान लो एग्जांपल के तौर पे मान लो हमारी कंपनी बनाता है दो प्रोडक्ट ए और बी, और मान लो दोनों का सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, पहले वाले का 2000, अगले वाले का 1200। मान लो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, पहले वाले का 1200, अगले वाले का 700। तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आने वाला है 800 और 500। और खाली इतना ही बोले और ये बोले कि जीवन में कोई लिमिटिंग फैक्टर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है हमारी कंपनी के लिए ए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। हर एक बेचेगा 800 कमाएगा, बी का हर एक बेचेगा 500 कमाएगा, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन आता है? ए। पर जैसे बोले कि हमारे क्वेश्चन के अंदर में कोई लिमिट आ गया, कोई रिस्ट्रिक्शन आ गया, कॉन्स्ट्रेंट आ गया। मान लो एग्जांपल क्या है, इस कंपनी के अंदर में मान लो 5000 मशीनरी ही अवेलेबल है। मान लो हमारी कंपनी के पास खाली 5000 घंटा मशीन आर का अवेलेबल है, इसके बियॉन्ड ये काम नहीं कर सकता। तो 5000 मशीन आर से ज्यादा काम नहीं कर सकता। सो दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन और कॉन्स्ट्रेंट और लिमिटेशन और स्कैर्सिटी। तो जैसे कोई लिमिटिंग फैक्टर आए, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भाई 800 रुपया कमाते तो हैं, पर कितना घंटा काम करके, तो जानेंगे कितना मशीन आर लगता है हर एक यूनिट को बनाने में। जानेंगे कितना मशीन आर लगता है हर एक यूनिट को बनाने में। मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, हर एक को बनाने में लगता है 2 घंटा, पर प्रोडक्ट भी बन जाते हैं 1 ही घंटे में। तब जरा सोचो, यहां पे 2 घंटा काम किया गया और 800 कमाए, यानी हर घंटे में 400। तो डिवाइड करेंगे पर यूनिट गॉन, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर 400। यहां पे 500 रुपया कमाए, कितना घंटा काम करके? 1। तो 1 घंटे में कितना कमाए? 500 बाय 1, 500। तो जो अभी तक ये बेटर चल रहा था, अब पता है अचानक से कौन बेटर हो जाएगा? प्रोडक्ट बी। यानी पता है जैसे जीवन में कोई रिस्ट्रिक्शन या कॉन्स्टेंट या लिमिटेशन आएगा, तो हो सकता है जो मेरा रैंकिंग है ना, रैंकिंग वो मेरा बदल जाए। तो जिसका मैक्सिमम आया रैंक 1, फिर रैंक 2। अब तो बोलेगा यहां पे लिमिटिंग फैक्टर में क्या क्या हो सकता है। आज जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया मशीन आर, होने को मशीन आर की जगह लेबर आर भी हो सकता था, या मान लो रॉ मटेरियल का सप्लाई केजी में, मीटर में, लीटर में भी हो सकता था, या और कुछ नहीं तो यूनिट भी हो सकता था। कितना यूनिट बना सकते हैं? तो कुछ भी रहे, लेबर आर रहे या मशीन आर रहे या कुछ भी रहे, 3 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा कैसे? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और मेरा वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड वेरिएबल ओवरहेड। क्या मेरे को मिलेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसके बाद देखना हमारे क्वेश्चन के अंदर में लिमिटिंग फैक्टर क्या है, रिस्ट्रिक्शन या कॉन्स्टेंट क्या चीज का है। और लेबर आर क्या है? तो लेबर आर 1 यूनिट में क्या लगा। मशीन आर क्या है? तो मशीन आर 1 यूनिट में क्या लगा। और मान लो रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल पर यूनिट क्या लगा। तो जो भी लिमिटिंग फैक्टर है, पर यूनिट क्या लगा, ये क्वेश्चन बताएगा। अब जैसे डिवाइड करेंगे पर यूनिट कटा, क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। अब जिसमें मैक्सिमम आया वो रैंक 1, जिसमें उससे कम आया रैंक 2, जिसमें और कम आया रैंक 3। डन है। तो बस ये था हमारा लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट। तो पहला, इसमें 2 काम करते हैं, पहला रैंकिंग का काम है और एक और रैंकिंग का काम हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट मिक्स बनाते हैं। प्रोडक्ट मिक्स मतलब क्या? जितना भी मेरे पास मान लो मशीन आर था, सबसे पहले हम ज्यादा से ज्यादा बी बनाना चाहेगा। इसका जितना डिमांड है हम पूरा करना चाहेगा, उसमें जितना मशीन आर लग गया, बाकी जो मशीन आर बच गया वो देंगे प्रोडक्ट ए के लिए। परफेक्ट है। तो बस ये था हमारा एक छोटा सा ब्रीफ बैकग्राउंड, इस पर्टिकुलर चैप्टर का कंसेप्ट क्या था। यानी सरल भाषा में तीसरा स्टेप में मुझे क्या पहुंचना है? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, जो इधर मशीन आर या लेबर आर या केजी या मीटर या लीटर या कुछ भी हो सकता है। अब मान लो अगर यूनिट रहा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे देखेंगे। मान लो सेल वैल्यू रहा तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल वैल्यू, माने पीवी रेशियो, उस बेसिस पे देखेंगे। तो ये था एक बेसिक कंसेप्ट। चलो एक काम करें, जरा फटाफट देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ये रहा मेरा लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर, वो रिसोर्सेज है जो हमारी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने से रोक लगाता है।
अब मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्या रहेगा, उसमें एग्जांपल और फॉर्मूला क्या बनेगा। अब लिमिटिंग फैक्टर जनरली हो सकता है 4, रॉ मटेरियल, लेबर, मटेरियल या फिर यूनिट सेल। अब मेरा पहला देखते हैं, अगर मान लो रॉ मटेरियल का यूनिट लिमिटिंग फैक्टर है जो केजी लीटर मीटर है, तो निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर केजी लीटर मीटर। पर कभी कभी रॉ मटेरियल का वैल्यू लिमिटिंग फैक्टर होता है, तो बोलेगा ये कब होगा, जब इनिशियली बजट बनाया गया, हम पहले से बजट में निकाला रॉ मटेरियल में इससे ज्यादा रुपया खर्चा नहीं करेंगे, इससे ज्यादा रुपया खर्चा नहीं करेंगे, तो रॉ मटेरियल का वैल्यू लिमिटेड हो गया, तो क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर रुपये ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक। सिमिलरली लेबर का आर लिमिटिंग फैक्टर है कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर, पर लेबर का वैल्यू लिमिटिंग फैक्टर है कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ लेबर या वेजेस। मेरा अगला मशीन आर, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर। सेल यूनिट अगर लिमिटिंग फैक्टर है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर सेल वैल्यू लिमिटिंग फैक्टर है कंट्रीब्यूशन बाय सेल वैल्यू माने पीवी रेशियो। 3 स्टेप में काम करेंगे। पहला स्टेप, लिमिटिंग फैक्टर क्या है आइडेंटिफाई कर, क्वेश्चन बताएगा, कैसे बताएगा, वर्ड यूज करेगा, लिमिटेड, स्केर्सिटी, रेस्ट्रिक्शन, कांस्टेंट, ये सब। पहला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसमें क्या क्या आता है ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगला मेरा लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट क्या लगा, अब जैसे दोनों स्टेप को डिवाइड करेंगे पर यूनिट गॉन, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। अब एक बार ये कर दिए, उसके बाद देंगे रैंक को इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसका मैक्सिमम रैंक 1 उससे कम रैंक 2, तो पहला टेबल डन। उसके बेसिस पे बनाएंगे सेकंड टेबल प्रोडक्ट मिक्स का। ठीक है, कई सिनेरियो होंगे, क्या रहेंगे कई सिनेरियो, जब जीवन में एक ही लिमिटिंग फैक्टर है, आइदर लेबर आ रही, या मशीन आ रही, या रॉ मटेरियल है, या यूनिट है, एक ही है, और अगर एक ही प्रोडक्ट बनाना है तो ऑब्वियस होता है किसको बनाएंगे, जिसके अंदर में कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर मैक्सिमम है, मतलब रैंक 1। तो प्रोड्यूस करेंगे वो प्रोडक्ट जिसमें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर इज मैक्सिमम, यानी सरल भाषा में रैंक 1 को ही बनाएंगे, है या नहीं, एक ही बनाना है तो। पर अगर बाई चांस मल्टीपल प्रोडक्ट बनाना है तो पहले रैंक 1 को बनाएंगे, फिर रैंक 2 को बनाएंगे, फिर रैंक 3 को बनाएंगे, तो इसके लिए ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का टेबल बनाएंगे। नॉर्मल बात। तो जब तक जीवन में एक ही लिमिटिंग फैक्टर है तब तक जीवन में झमेला ही नहीं है, और एग्जाम में हाई चांस है एक सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के साथ आएगा, तो एक ही बनाना है, रैंक 1 बनाओ, सब एक से ज्यादा बनाना है तो 1 2 3 बनाओ, उस ऑर्डर में प्रोडक्ट मिक्स का टेबल। वही अगर बाई चांस मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर आ जाए, एक नहीं, लेबर आर भी लिमिटेड, मशीन आर भी लिमिटेड, रॉ मटेरियल भी लिमिटेड, एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर आ जाए, और मान लो बनाना एक ही प्रोडक्ट है, कोई एक ही बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को बनाएंगे जिसमें कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट मैक्सिमम आया, यानी हर सिनेरियो में निकालेंगे। अगर खाली ए ही बनाए तो कितना बना सकते हैं, प्रॉफिट क्या, खाली बी बनाए तो सारे लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे कितना बना सकते हैं, प्रॉफिट क्या, खाली सी बनाए सारे लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे कितना बना सकते हैं, प्रॉफिट क्या, जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम आया बेस्ट। ये भी झमेला नहीं है। झमेला कब है, जब मल्टीपल प्रोडक्ट रहे, तब उस केस में पहले रैंकिंग देंगे हर लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से। और मान लो मेरा लक्ष्य 7 दिया, लेबर आर के बेसिस पे देखिए रैंक 1 ए, मशीन आर के बेसिस पे देखिए रैंक 1 ए, रॉ मटेरियल के बेसिस पे देखिए रैंक 1 ए, तो जब पहले पता है ए ही बनाना है तो सबसे पहले ए ही बनाएंगे, उसके बाद अगला बनाएंगे, मान लो एक ही प्रोडक्ट का सब रैंक 2 आ गया तो वही बनाएंगे। तब इस केस में अगर सेम रैंक रहा तो प्रोड्यूस करेंगे वो प्रोडक्ट विच हैज रैंक 1 और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लोचा कब है, जब डिफरेंट रैंक हो, लेबर आर के बेसिस पे एक अच्छा, मशीन आर के बेसिस पे कोई दूसरा रैंक, मटेरियल के बेसिस पे तीसरा, तो यह हमारे बस का नहीं है, एलपीपी लगाएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग, जो हम लोग क्यूटी के अंदर में पढ़ते हैं। यहां पर हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ऑफ, और बाद में सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड या सिंप्लेक्स मेथड के द्वारा। डन, डोंट वरी, एग्जाम के अंदर में हाई चांसेस सिंगल लिमिटिंग फैक्टर में। परफेक्ट, छोटा छोटा 3-4 ठो बात। अभी मैंने जस्ट बताया कि रैंक 1 को पहले बनाएंगे, फिर रैंक 2 को बनाएंगे, ये सब। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है। पहला, और बाई चांस हमारे क्वेश्चन में कोई फिक्स्ड कमिटमेंट है, यानी मेरा एक परमानेंट कस्टमर है कंपनी का, जो हर महीना आके एक प्रोडक्ट लेकर जाएगा ही जाएगा, तो जब ये फिक्स्ड कमिटमेंट है ना, वादा किया मैंने कि उसको प्रोडक्ट देना है तो उसको देना है।
यानी ये नहीं करेंगे पहले हम रैंक 1 बनाया, फिर रैंक 2 बनाया, फिर अगर बाई चांस बचा तो उसके लिए बनाएंगे। पहले उसका बन जाएगा, पहले वो परमानेंट कस्टमर का बन जाएगा। मान लो लेबर आर 1 लाख है, वो परमानेंट कस्टमर के लिए 10,000 घंटा लगता है, तो 10,000 वहां से माइनस कर दो, बाकी जो 90,000 आर बचा वो बटेगा रैंक 1 2 3 के बेसिस पे। सिंपल बात था। तो लोग फुलफिल करेंगे उस कमिटमेंट को पहले, इररिस्पेक्टिव उसका रैंक क्या है, बाद में रिमेनिंग बैलेंस को एलोकेट करेंगे। और बाई चांस मेरे पास अनलिमिटेड डिमांड रहे प्रोडक्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जितना मन चाहे बना सकता है, हर प्रोडक्ट जितना मन चाहे बना सकता है, तो भैया हमेशा रैंक 1 को ही बनाएंगे ना। जब कोई लिमिटेशन ही नहीं है तो हम क्यों रैंक 2 में जाना चाहेगा। तो अनलिमिटेड बनाएंगे हम लोग, सारा रिसोर्स कहां लगा देंगे, रैंक 1 में। अब मान लो 3 प्रोडक्ट है और मैक्सिमम कमिटमेंट भी है, मिनिमम कमिटमेंट भी है, मैक्सिमम भी है, मिनिमम भी है। तो रैंक 1 वाले को मैक्सिमम देना चाहेंगे, लास्ट रैंक वाले को मिनिमम देना चाहेंगे। तो इन केस ऑफ 3 प्रोडक्ट और मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ रहे तो हम लोग सबसे पहले किसको देंगे, रैंक 1, फिर रैंक 2, रैंक 3। जब मैक्सिमम डिमांड दिया रहे, मैक्सिमम डिमांड, तो मैक्सिमम किसको देते, रैंक 1 को। पर वही अगर 3 प्रोडक्ट और मिनिमम डिमांड दिया रहे, मिनिमम डिमांड दिया रहे जो एक तरह का मिनिमम कमिटमेंट है, तो सबसे पहले जो रैंक 3 वाला उसको मिनिमम दे दो। विल एलोकेट रिसोर्सेज फर्स्ट टू रैंक 3, फिर रैंक 2 और बाकी बैलेंस रैंक 1। एकदम परफेक्ट क्लियर है। तो बस इतना ही था हमारा लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट। अब एक काम करते हैं हम लोग, फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा इसके क्वेश्चंस। ज्यादा नहीं, 6-7 क्वेश्चंस है, फटाफट करके खत्म करते हैं। चलो, यानी कोई भी क्वेश्चन है, पहला रैंकिंग का टेबल, देन प्रोडक्ट मिक्स का टेबल। और रैंकिंग का टेबल के लिए 3 स्टेप है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, डिवाइड करते कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। चलो जरा देखिए क्या लिखा है। Novelties Limited seeks your advice on production mix in respect of 3 products, super, bright and fine. You have the following information data for standard cost per unit देख दिया हुआ है। पहला डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल नेचर, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल नेचर, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल नेचर। पर भाई दो डिपार्टमेंट में है, ए में भी है, बी में भी है। कितना घंटा लगता है देख दिया हुआ है, और रेट पर घंटा भी दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई करते वेजेस नहीं मिल जाएगा, तो 6 घंटा इंटू 8 48, 10 घंटा इंटू 8 80, 5 घंटा इंटू 8 40। यहां पे 6 घंटा है, हर घंटे का 16 कितना आएगा 96, 15 इंटू 16 240, 11 घंटा इंटू 16 176। फ्रॉम करेंट बजट यू हैव फर्दर डिटेल्स एज बिलो। एनुअल प्रोडक्शन यानी आज के दिन जितना यूनिट बनाए देख दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड टोटल में दिया है, और सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट करता है मैक्सिमम पॉसिबल सेल अगले साल इतना रहेगा। मेरे को अगले साल के लिए एस्टिमेट करना है कितना बनाना चाहिए। क्वेश्चन का लास्ट लाइन, यू आर ऑल्सो टू नोट दैट देयर इज अ कॉन्स्ट्रेंट। जैसी वर्ड कॉन्स्ट्रेंट या लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन या ऐसा कुछ वर्ड आ जाए मतलब लिमिटिंग फैक्टर है। क्या है लिमिटिंग फैक्टर? ऑन सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर आर लिमिटिंग फैक्टर है। अब लेबर आर तो भैया लेबर का आर तो ए में भी था, बी में भी था। कौन से डिपार्टमेंट का लिमिटिंग फैक्टर है? डिपार्टमेंट ए में। मेरा डिपार्टमेंट ए के अंदर में लिमिटिंग फैक्टर है, यानी दिस इज माई लिमिटिंग फैक्टर। एंड द मैन पावर कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द प्रेजेंट लेवल। आज के दिन जितना लेबर आर है बोलते उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब आज के दिन लेबर आर है कितना? 99% क्वेश्चन में दिया रहेगा, पर ना दे तो मिल जाएगा। कैसे? आज के दिन कितना यूनिट बनाना है वो तो पता है। एंड लेबर आर पर यूनिट क्या लगता है वो भी दिया हुआ है। ए में 6 घंटा लगता है, 5000 यूनिट बनाए यानी कितना घंटा लग गया होगा? 5000 इंटू 6 30,000। यहां हर एक यूनिट में 10 घंटा बनाए, 6000 यूनिट के लिए कितना लगेगा? 6000 इंटू 10 60,000 प्लस हर एक को बनाने में 5 घंटा, 10,000 में क्या लगेगा? 10,000 इंटू 5 50। कितना आएगा कुल मिलाकर? 1,40,000। अब मेरे को सजेस्ट करना है बेस्ट प्रोडक्शन या सेल्स मिक्स क्या रहेगा। तो पहला काम रैंकिंग का, अगला काम प्रोडक्ट मिक्स का। चलो भैया रैंकिंग का कैसे बनता है? सुपर ब्राइट फाइन,
पहला स्टेप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। देखो दिया हुआ ना, ये रहा 624, 800, 480। चलो अगला माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में बहुत सारे आएंगे। अब बहुत सारे में क्या आएंगे? पहला मटेरियल, अगला वेरिएबल ओवरहेड, अगला लेबर ए और बी दोनों का। लिमिटिंग फैक्टर भले ही खाली ए है पर खर्चा तो दोनों में लग रहा है। तो हम एक काम करता है ना, हम चारों वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देता है। तो 320, 16, 336 प्लस 48 प्लस 96, ये मिलाकर आएगा 480। तुम लोग एग्जाम में चारों लाइन अलग अलग लिखकर दिखाना है, अभी शॉर्ट में जोड़ रहा है। यहां 240, 40 मिलाकर 280 प्लस 80, 360 प्लस 240 मिलाकर 600। यहां 160, 24 मिलाकर 184, 184 प्लस 40 मिलाकर आएगा 224 और ये मिलाकर 400। चलो माइनस करते मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये वाला आने वाला है 144, ये आएगा 200, ये आएगा 80। ठीक है, पहला स्टेप डन। अब मेरा अगला स्टेप क्या है? मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्या था भाई? मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्या है? सप्लाई ऑफ लेबर कांस्टेंट है, माना लेबर आर। और कौन से डिपार्टमेंट का लेबर आर है? डिपार्टमेंट ए का। तो मेरा डिपार्टमेंट ए के अंदर में लेबर का आर कितना है? 6, 10, 5। तो यानी जैसे डिवाइड करेंगे पर यूनिट कटाना, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर 24, 20, 16। चलो फटाफट दे रैंक है या नहीं? रैंक क्या देंगे? 1, 2 एंड 3। पहला टेबल डन। अब आता है दूसरा टेबल, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का। चलो यहां पर आएगा प्रोडक्ट, कितना यूनिट बनाना है, उसमें लेबर आर कितना लग जाएगा डिपार्टमेंट ए का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या, टोटल कंट्रीब्यूशन क्या। पहले क्या बनाना है? रैंक 1। रैंक 1 कौन था? सुपर। अगला बनाना है रैंक 2, ब्राइट। अगला बनाना है रैंक 3, फाइन। अब रैंक 1 का हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाना चाहेगा। रैंक 1 का मैक्सिमम यूनिट कितना बना सकते हैं? सुपर का। ये तो इस साल बनाए थे, पर मैक्सिमम पॉसिबल सेल कितना है अगले साल? 6000। हम पूरा 6000 बनाना चाहेगा। अब उसमें मेरा लेबर आर कितना लग जाएगा जरा दिखा। हर एक को बनाने में लेबर का आर लगता है सुपर में 6। हर एक यूनिट को बनाने में लेबर आर लगता है 6 घंटा। तो 6000 को बनाने में क्या लगेगा? 6000 इंटू 6, 36,000 आर। और याद है मेरे पास कितने आर अवेलेबल थे? 1,40,000। एस में लग जाएगा 36,000 आर। अगला बनाएंगे बी का मैक्सिमम पॉसिबल सेल 8,000। हर एक को बनाने में लगता है 10 घंटा। हर एक को बनाने में लगता है 10 घंटा। तो 8,000 में क्या लगेगा? 8,000 इंटू 10, 80,000। कितना लग गया? 1,16,000। अब 1,40 में 1,16,000 लग चुका है, यानी कितना घंटा बचा? 24,000। इससे क्या बनाने वाले हैं? फाइन। फाइन का देख 5 घंटा लगता है एक यूनिट को बनाने में। यूनिटरी मेथड 5 घंटे में बनाते हैं 1 यूनिट। तो 1 घंटे में बनाएंगे 1/5। तो 24,000 घंटा फाइन में दे पाएंगे ना। तो कितना बनाएंगे? 24,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 4,800। एफ का डिमांड कितना था फाइन का? 12,000, पर भैया उतना घंटा ही नहीं है। अब मेरा यूनिट आया हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कोई चाहे ना तो इधर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर भी लिख सकता है, पर मल्टीप्लाई फिर लेबर आर से करना पड़ेगा। आंसर दोनों केस में सेम आएगा, जैसा इच्छा। अब हम यहां पे यूनिट लिखा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेबर आर यहां पे लिखा हुआ है तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर भी ले सकता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये रहा, सुपर का 144, अगले वाले का 200, अगले वाले का 80। 6000 इंटू 144 कितना आएगा? 864।
8,000 इंटू 200 कितना आएगा? 16 लाख। 4800 इंटू 80 कितना आएगा? 384। ये आएगा 28 लाख 48 टोटल कंट्रीब्यूशन। अब माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। देखो तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 16 लाख। प्रॉफिट आएगा 12 लाख 48,000। एकदम क्लियर, वेरी इजी। फटाफट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो फटाफट करें। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। चलो दो इजी फिर अच्छा करते हैं। क्या लिखा है? डोमेस्टिक पॉलिटिकल ट्रबल इन द कंट्री ऑफ एन ओवरसीज सप्लायर। विदेश में एक सप्लायर है, उसके देश में कुछ प्रॉब्लम हो गया। इज कॉजिंग कंसर्न इन योर कंपनी। सप्लायर तो वही कहे, उधर प्रॉब्लम होती है, मेरे प्रॉब्लम है। बिकॉज इट इज नॉट नोन व्हेन फर्दर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एक्स विल बी रिसीव्ड। एक रॉ मटेरियल एक्स लेते हैं, पता नहीं कब आएगा। द करेंट स्टॉक हेल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल इज 17,000 केजी। आज के दिन मेरे पास खाली 17,000 केजी बचा है, जिसका कॉस्ट 136 लगा था। जिसका रेट पता है मुझे, 1,36,000 डिवाइडेड बाय 17,000, 8 रुपया पर केजी। तो ध्यान देना, करंट में खाली 17,000 केजी पड़ा हुआ है। मेरे को तो ये हिंट दे रहे हैं इतना ही लिमिटिंग है, तो यानी केजी लिमिटिंग फैक्टर है। Based on raw material X, your company make 5 different products and the expected demand for each of these for next 3 months is given below together with other relevant information. 5 प्रोडक्ट बनाते हैं इस रॉ मटेरियल को यूज करते हुए। नाम दिया हुआ है 701, 702, 821, 822, 937। कितना केजी ऑफ रॉ मटेरियल एक्स लगता है पर यूनिट? हर एक यूनिट में कितना एक्स लगता है दिया हुआ है, और हर केजी का रेट है 8, तो इंटू 8 करते ही रॉ मटेरियल कॉस्ट मिल जाएगा ना। अब आगे डायरेक्ट लेबर आर कितना लगता है? लेबर आर पर यूनिट कितना लगता है दिया हुआ है। पक्का लेबर का रेट भी दिया होगा। डायरेक्ट वेज रेट पर आर दिया हुआ है, इंटू 5 करते ही वेजेस मिल जाएगा ना। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, तो मेरे को आराम से नजर में आ रहा है कंट्रीब्यूशन दिखते हुए। सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल माइनस वेजेस अभी तक। अब अगले 3 महीने में डिमांड क्या देख दिया हुआ है। पूरा क्वेश्चन 3 महीने का है। अब आगे होता है प्रोडक्शन ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। मेरा वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है? 40% ऑन डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, यानी जितना डायरेक्ट वेजेस आएगा उसका 40% वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा। एंड फिक्स्ड ओवरहेड रेट क्या आने वाला है? 60%। मेरा फिक्स्ड ओवरहेड जितना वेजेस आएगा उसका 60% रहेगा। मेरा वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग सेल्स कमीशन 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो भैया क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट है? एक ये है, एक ये है, एक वेरिएबल ओवरहेड है, एक वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी है, 4। मेरा फिक्स सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट है 3 लाख रुपया पर एनम। पर भाई ये 3 मंथ्स था, तो प्रोपोर्शनेटली लेंगे फिक्स कॉस्ट भी। 3 लाख साल भर का है, तो 3 महीने के लिए क्या आता है? 75,000। Assume that the fixed production overhead incurred will be equal to absorbed figure। अरे वाह, बोलता फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा क्या लगा? जितना एब्जॉर्ब या रिकवर किया उतना ही लगा। लाइफ सिंपल कर दिया। मेरे को शो करना है व्हाट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑन हैंड ऑट टू बी एलोकेटेड टू विच प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। उसके बाद कितना कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है सब निकालना है, यानी इन शॉर्ट वो 2 टेबल बनाना है। तो पहला काम है रैंकिंग का, अगला प्रोडक्ट मिक्स का। चलो पहले रैंकिंग का टेबल बनाते हैं। 5 प्रोडक्ट है, 701, 702, 821, 822, 937। पहला शुरुआत करेंगे 5 के सेलिंग प्राइस के साथ, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 26, 28, 34, 38। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब लोचा यहां पे तो सब निकालना पड़ेगा। रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल कितना केजी लगेगा वो तो दिया हुआ था, हर केजी का रेट 8 था, तो सबको 8 से मल्टीप्लाई करके रॉ मटेरियल कॉस्ट मिलेगा। तो 0.7 इंटू 8 5.6, फिर 4, 12, 10.4 एंड
नहीं, ये 4 11.2 है। हाँ 11.2, 10.4 एंड 12 लिख दे। क्या क्या है? चलो मेरा अगला डायरेक्ट वेजेस। अब देख मेरा लेबर आर दिया हुआ है, लेबर आर, और हर घंटे का रेट कितना दिया हुआ है? 5। तो पहले वाले में आएगा 1 इंटू 5, 5, 4, 7.5, 5.5, 7। मेरा अगला वेरिएबल ओवरहेड। मेरा ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड क्या है? 40%। यानी जितना वेजेस लगेगा उसका 40% आएगा वेरिएबल ओवरहेड। 40% निकाले। 5 का 40% 2, 1.6, 3। परफेक्ट। एक और वेरिएबल है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, इंक्लूडिंग सेल्स कमीशन 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। जितना मेरा सेलिंग प्राइस आया उसका 15%। कैलकुलेट करें। माइनस करते मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहला आएगा 9.5, मेरा अगला आने वाला है 14.2, मेरा अगला आएगा 7.2, मेरा नेक्स्ट वाला आएगा 14.2, 25, 15, 15, 15, 15, 15, 12.2। चला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब अगला जानना मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्या था। देखना मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्या था। मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्या था? खाली 17,000 केजी बचा हुआ है। सो रॉ मटेरियल जो केजी में है वो मेरा लिमिटिंग फैक्टर। तो अगला मेरे को जानना पड़ेगा केजी पर यूनिट क्या है या नहीं। अब मेरा हर एक यूनिट को बनाने में कितना केजी लगा, कितना रॉ मटेरियल लगा पर यूनिट हर एक को बनाने में, ये रहा 0.7.5, 0.7.5, 1.4, 1.3, 1.5 डिवाइड करते ही पर यूनिट गॉन, कंट्रीब्यूशन पर केजी। यह आएगा 13.57, यह आएगा 28.4, 5.14, 10.92, 8.13। अब इसके बेसिस पे क्या देने वाले हैं? रैंक 1, 2, 3, 4, 5। परफेक्ट है। अब ये एक बार मेरा रैंक वाला टेबल बन गया है। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट बनाने वाले हैं प्रोडक्ट मिक्स का टेबल। अब मेरा प्रोडक्ट मिक्स कैसे बनाएंगे? पहले रैंक 1 को एलोकेट करेंगे, फिर रैंक 2, रैंक 3, कब तक करते जाएंगे? जब तक मेरा 17,000 केजी यूज ना हो जाए, है। चलो प्रोडक्ट मिक्स का टेबल बनाए। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, कितना यूनिट बनाएंगे, जिसमें लिमिटिंग फैक्टर केजी कितना लग जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या, टोटल कंट्रीब्यूशन। पहले बनाएंगे रैंक 1 702, रैंक 2 701, रैंक 3 822, 937, 821। अब पहले बनाएंगे 702, कितना यूनिट बनाएंगे देख तो। एक्सपेक्टेड डिमांड है 7200। अच्छा कितना केजी था पहले लिख दे, 17,000। अब देख 702 का 7200 यूनिट बनेगा, कितना केजी लग जाएगा 702 में? हर एक यूनिट में 0.5 केजी लगता है 702 में, तो 7200 में 7200 इंटू 0.5 3600। पर भाई 17,000 अभी बहुत था मेरे पास,
अगला रैंक 2, क्या डिमांड है? 701 का 8000। हर एक को बनाने में 0.7 लगता है, तो 8000 में 8000 इंटू 0.7 लगेगा 5600। अभी भी बहुत है, 17000 में से 9200 यूज हुआ है, बहुत है। मेरा अगला है रैंक 3, 822, कितना है भाई? 12000 यूनिट, पर उतना मेरे को लग नहीं रहा है मेरे पास है। 12000 यूनिट है और हर एक को बनाने में लगता है 1.3, तो 12000 इंटू 1.3 कितना होता है? 15600। उतना तो है ही नहीं, यानी भैया ये दोनों तो सवाल ही नहीं उठता बनाने का। 822 भी पूरा नहीं बनेगा। अब 822 कितना मटेरियल बचा है? दिस माइनस दिस माइनस दिस, 7800। अब मैं 7800 में कितना बना सकता हूं? 1.3 केजी से 1 बनता है, तो 1 केजी से 1/1.3, तो 7800 से 7800 डिवाइडेड बाय 1.3 कितना आएगा? ये 2600 शायद, नहीं सॉरी 6000। क्या मैंने सही लिखा? अब आगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 702 का लिखना है, 701 का लिखना है, 822 का लिखना है। चलो यूनिट, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखा है इसलिए मल्टीप्लाई भी यूनिट से करेंगे। टू 440 यह आया कंट्रीब्यूशन। अब सिंस हमारे क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट भी है तो माइनस करके प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब तुम लोग लेगा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? देख मेरा फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट है 60% और क्वेश्चन में बोला फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड भी कितना है? जितना एब्जॉर्ब या रिकवर किए। और ये 60% क्या चीज का था? वेजेस का। अब देखिए मेरा कितना वेजेस लगा, कितना वेजेस लगा उसका 60% फिक्स्ड कॉस्ट है। वेजेस कितना लगा? देखो 7200 यूनिट इसका बना है और हर एक में वेजेस कितना लगता था? 702 में 4 रुपया, तो 7200 इंटू 4 का 60% लगा होगा फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस 701 का 8000 यूनिट बनाए जिसमें 5 करके लगता है, तो 8000 इंटू 5 का 60% लगा होगा फिक्स्ड कॉस्ट। मेरा 822 का 6000 यूनिट बनाए, तो 6000 इंटू 5.5 वेजेस का 60% लगा होगा। तो अगर तुम लोग ये ऐड करेगा 28,800 प्लस 40,000 प्लस 33,000 का 60%, मेरे ख्याल से 61080 आना चाहिए। एक बार ऐड करके देख लेना, यानी प्रॉफिट कितना आएगा? 202। अच्छा एक और कॉस्ट से करेक्ट था, फिक्स सेलिंग एंड एडमिन भी 3 लाख पर एनम है, पर हमको 3 महीने का चाहिए 75,000। तो एक और है, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड था, सेलिंग का 75,000। कितना आ जाएगा ये वैल्यू? 127,360। सो बड़ा इजी चैप्टर है, अभी तक कोई झमेला नहीं है इस चैप्टर के अंदर में। पहला रैंकिंग बनाओ, अगला ऑप्टिमम मिक्स निकालो। अब एक काम करें, अब जरा हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखें क्या है। क्या लिखा हुआ है? फर्म प्रोड्यूसेस 5 डिफरेंट प्रोडक्ट। मेरे कंपनी 5 अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है फ्रॉम अ सिंगल रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब क्या? अबेंडेंस माने बहुत है। इस चैप्टर में जो बहुत है वो नहीं जानना, जो बहुत कम है वो जानना है। सो रॉ मटेरियल इज नॉट माई लिमिटिंग फैक्टर। रॉ मटेरियल का देखो रेट दिया है 6 रुपया पर केजी, पर बहुत है रॉ मटेरियल। लेबर का रेट दिया है 8 रुपया पर आवर। प्लांट कैपेसिटी 21,000 लेबर आवर। प्लांट के पास कैपेसिटी खाली 21,000 लेबर आवर का है। सो लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लेबर आवर। प्रोडक्शन फैसिलिटीज कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का रेट है 8 रुपया पर आवर, कंप्राइजिंग 5.6 फिक्स्ड ओवरहेड
₹2.40 वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, सेलिंग कमीशन है 10% ऑफ प्रोडक्ट प्राइस से, तो पहले जैसा इक्वेशन लग रहा है काफी हद तक, वही सेलिंग कमीशन भी है, फिक्स्ड और वेरिएबल उसमें भी था। गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट अ सूटेबल सेल्स मिक्स व्हिच विल मैक्सिमाइज द कंपनीज प्रॉफिट। अब देख ABCD मार्केट डिमांड दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, लेबर आर दिया है, हर घंटे का रेट है 8, तो इंटू 8 कर देंगे। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट दिया इन ग्राम और रेट है ₹6 पर केजी, तो पहले सबको 1000 से डिवाइड करके केजी बनाएंगे, फिर इंटू 6। Assume in above situation 3500 hour of overtime is possible. It will result in additional fixed overhead of 20,000 और ओवरटाइम करेंगे 3500 घंटा, तो फिक्स्ड ओवरहेड 20,000 बढ़ जाएगा, लेबर का रेट डबल हो जाएगा, 50% इंक्रीज करेगा वेरिएबल ओवरहेड। बताओ करे ना करे, वो तो बाद में पता चलेगा कि ओवरटाइम का जरूरत है भी या नहीं, कितने घंटे से काम हो जाएगा। तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन तो करे, फिर देखते हैं ओवरटाइम का जरूरत है या नहीं। तो पहले तक वाला पोर्शन इज वेरी इजी, ABCDE। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है भाई? और मेरा वेरिएबल कॉस्ट में एक आएगा रॉ मटेरियल, एक आएगा लेबर, एक और ऊपर था वेरिएबल ओवरहेड तीसरा, और अगला कमीशन भी 10% ऑफ सेलिंग प्राइस है, यानी ये भी वेरिएबल हुआ। चलो चारों लिखे, कितना है? पहले मटेरियल, तो ये कितना आएगा? 700 ग्राम है, डिवाइड बाय 1000, 0.7 kg इंटू 6, 4.2। ये ₹3, ये ₹9, 7.8 एंड ₹9। मेरा अगला बारी आता है डायरेक्ट वेजेस का। आर पर यूनिट दिया है तो रेट पर आ रहा है 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे वेजेस मिलेगा। पहला 1 इंटू 8 8, 0.8 इंटू 8 6.4, 12, 8.8 और अगला वाला आएगा 11.2। ठीक, मेरा अगला है वेरिएबल ओवरहेड। मेरा वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 2.4 पर आर, तो ये आर तो ये है, इंटू करेंगे 2.4, ये आएगा 2.4, 1.92, 3.6। मेरा अगला वाला आएगा 2.64 शायद, यस, अगला आएगा 3.36। एक और मेरा वेरिएबल है कौन सा? सेलिंग कमीशन, 10% ऑफ प्राइस, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 10%, चलो माइनस करते मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। $16 ठीक है। चलो, यह है मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यह है मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यह है मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब अगला मेरे को जाना लिमिटिंग फैक्टर क्या था? लेबर आर, और लेबर आर पर यूनिट ये सारा दिया वही है। वन 0.8, 1.1, 1. आप जैसे डिवाइड करेंगे पर यूनिट गॉन, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर। बोलो ये सब आया?
अब इसके बेसिस पे हम लोग देने वाले रैंकिंग, जिसमें मैक्सिमम आया रैंक 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5। तो मैक्सिमम मुझे नजर आ रहा है इधर, इसके बाद इधर, 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 इधर। ठीक है, अब एक बार ये रैंकिंग का टेबल बन गया, इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं प्रोडक्ट मिक्स का। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, कितना यूनिट, लेबर आर क्या लगेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन। चलो पहले रैंक 1 बी, रैंक 2 ए, रैंक 3 सी, रैंक 4 डी, रैंक 5 ई। अब कितना यूनिट बनाएंगे, पहले बी का 3600 डिमांड है, हर एक को बनाने में लगता है 0.8, तो 3600 में लगेगा 3600 इंटू 0.8, 2880। मेरा रैंक 2 है ए, जिसका 4000 यूनिट बनाना है, हर एक को बनाने में लगता है 1 घंटा, 4000 में 4000 इंटू 1 घंटा, एक से टोटल आर कितना था 21,000। तो अभी भी है, अभी भी काफी घंटे हैं। मेरा रैंक 3 है सी, सी का कितना यूनिट बनाना है 4500, हर एक में 1.5, 4500 में 6750। ठीक है, मेरा अगला है रैंक 4, यहां पे है 6000, हर एक में 1.1, तो आएगा 6600। अब बड़ा क्लोज मार्जिन हो गया, मुझे देखना है कितना घंटा बचा है, 2880 प्लस 4000 प्लस 6750 प्लस 6600, 20,230 घंटा लग चुका है, बहुत कम बचा हुआ है। कितना घंटा बचा हुआ है 770, यानी ये के लिए खाली 770 यार बचा, उससे कितना यूनिट बन जाएगा 770 डिवाइड बाय 1.4, 550 यूनिट, एकदम सही है। अब मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं, हालांकि इसमें ये सब करने बोला नहीं, कर लेते हैं। इसमें बस ये पूछा कि बताओ ऊपर वाले सिचुएशन में 3500 घंटा ओवरटाइम काम करना है, करे या ना करे। तो पता चल गया कि ई मेरा पूरा नहीं हुआ, तुमको उसमें ओवरटाइम करना है, तो करे या ना करे बस ये जानना है। तो वैसे तो देखो लास्ट 2 कॉलम का जरूरत नहीं है, और एनीवेज तुम लोग अपने आप कर भी लेना, इसमें हम क्या ही दिमाग लगाए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, सारा वैल्यू पुट करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना, काम खत्म। हालांकि मांगा नहीं है। अब मांगा क्या है, अब देख ई का डिमांड कितना था 5000, बनाए कितना है 550, तो अभी भी स्कोप तो है बनाने का। कितना स्कोप है 5000 माइनस 550 कितना होता है 4450। तो यानी अगर ओवर टाइम काम किया जाए तो मेरा और यूनिट बन जाएगा। अब मेरे को डिसाइड करना ओवर टाइम करे या ना करे, पर ओवर टाइम भी खाली 3500 घंटा ही कर सकते हैं। तो 3500 घंटे में कितना यूनिट बना लेगा, 1.4 घंटे में 1 बनता है, तो 1 घंटे में 1/1.4। तो ई का अगर ओवर टाइम करे कितना यूनिट्स बना सकता है 3500 डिवाइड बाय 1.4 है या नहीं, 2500 यूनिट ही बना पाएगा। अभी भी पूरा नहीं बन पाया, पर एटलीस्ट 2500 यूनिट तो और बना। अब 2500 यूनिट को अगर और बनाएंगे तो झमेला क्या क्या है, एक एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा, लेबर का रेट डबल हो जाएगा, तो 11.2 था वो डबल हो जाएगा। 50% इंक्रीज करेगा वेरिएबल ओवरहेड, ये जो था ये 50% बढ़ेगा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये नहीं कुछ अलग हो जाएगा। तो निकाले नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा, सेलिंग प्राइस तो 44 पर यूनिट है, मटेरियल भी 9 रहेगा, वेजेस डबल हो जाएगा, 11.2 का डबल 22.4। मेरा वेरिएबल ओवरहेड 3.36 प्लस 50% हो जाएगा 5.04, सेल्स कमीशन 4.4। क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देख तो 3.16 आया क्या, यानी हम 3.16 ही कमा पाएगा पर यूनिट। तो भैया 2500 यूनिट में कितना कमा पाएगा, 2500 इंटू 3.36 कितना आएगा 7900 हम एक्स्ट्रा कमा पाएगा अगर हम ओवर टाइम करें, पर 20,000 का एक्स्ट्रा फिक्स्ड ओवरहेड लग जाएगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी तो एक्स्ट्रा लगेगा 20,000।
तो भाई अगर तुम ओवर टाइम कर दिया ना तो तेरा फायदा नहीं, लॉस हो जाएगा -12,100 का। तो क्वेश्चन उठता है क्या ओवर टाइम करे? डू यू रिकमेंड टू ओवर टाइम वर्किंग? आंसर है नो। इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। बोले यस सर, सब इजी लगता है, जवाब भी साथ में रहे। इसीलिए एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस होना बड़ा जरूरी है। मैराथन से कंसेप्ट रिकॉल करो कुछ अच्छा क्वेश्चंस को, पर अपने आप भी प्रैक्टिस करना होगा। चलो, अब मेरा एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ब्लूम लिमिटेड का। ये 3 प्रोडक्ट बनाते हैं ए, बी और सी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब यहां लिखा हुआ है रुपीज पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पीक सीजन में दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ सीजन में भी दिया हुआ है। मटेरियल कॉस्ट कुछ बोला नहीं है तो मानेंगे पीक ऑफ दोनों में लगा होगा। लेबर पीक का है, लेबर ऑफ का है। मेरा वेरिएबल ओवरहेड कुछ बोला नहीं है, मतलब पीक ऑफ दोनों में लगा होगा मानेंगे। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड खाली पीक का है। और कितना लेबर आर लगता है पर यूनिट दिया है, यानी मेरे को लगता है लेबर आर लिमिटिंग फैक्टर का होगा, तभी शायद दिया है। मेरा मटेरियल कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड आर द सेम फॉर पीक एंड ऑफ सीजन। देखो अभी डिस्कस किया था ना, मटेरियल एंड वेरिएबल में कुछ ब्रैकेट में बोला नहीं, पीक ऑफ दोनों में। मेरा वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड आर नॉट इनकर्ड इन ऑफ सीजन, पता ही है, लिखा है ओनली फॉर पीक सीजन। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना लगता है? 26,780 फॉर ईच सीजन, 26,780 लगता है। आउट ऑफ इस 2,000 लगेगा टुवर्ड सैलरी फॉर स्पेशल टेक्नीशियन, इनकर्ड ओनली बी। अगर बी बनाए तभी 2,000 लगेगा, अदरवाइज 2,000 बच जाएगा। 4,780 इज द अमाउंट दैट विल बी इनकर्ड ऑन आफ्टर सेल वारंटी एंड फ्री मेंटेनेंस ऑफ ओनली सी। सी बनाए तो 4,780। अच्छा, यानी 26,780 में बी के लिए तो 2,000 लगेगा, सी के लिए तो बाकी कितना बचा? 26,780 में से दोनों माइनस करो, 20,000 शायद ये लगेगा अगर ए बनाए। और खाली ए बनाए तो 20,000, खाली बी बनाए, अच्छा एक सेकंड, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। फिक्स कॉस्ट कॉमन 20,000 लिखना चाहिए। कॉमन फिक्स कॉस्ट 20, वो तो लगेगा ही लगेगा। बी बनाने में 2 और लग जाएगा तो 22। सी बनाने में 4,780 और लग जाएगा तो 24,780। तीनों बनाएंगे तो पूरा लग जाएगा 26,780। लेबर फोर्स कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड फॉर ऑल प्रोडक्ट ड्यूरिंग पीक सीजन, देयर इज लेबर शॉर्टेज। ये लो आ गया, पीक सीजन में लेबर का शॉर्टेज है और मैक्सिमम कितना बना सकते लेबर आर अवेलेबल है? 1617 घंटा। ड्यूरिंग ऑफ सीजन लेबर इज फ्रीली अवेलेबल। तो पीक सीजन में लेबर आर लिमिटिंग फैक्टर है, ऑफ सीजन में नहीं है। पर डिमांड इज लिमिटेड टू, तो वहां पे इस केस में सेल यूनिट लिमिटिंग फैक्टर है। इसका इतना होगा, बी का इतना बनाएंगे, सी का इतना बनाएंगे और टोटल यूनिट्स बना सकते हैं इतना। मेरे को निकालना क्या है? बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स ड्यूरिंग पीक सीजन और मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर ऑफ सीजन। तो पहले पीक वाले को सल्टाए, सल्टाने के पहले रैंकिंग का टेबल। क्या क्या प्रोडक्ट है भाई? एबीसी, सेलिंग प्राइस, पीक सीजन 550। हम एक काम करें क्या, सीधा हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखते हैं ना, सेलिंग प्राइस पता है, माइनस कर देते हैं चारों वेरिएबल कॉस्ट, सीधा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखे ना, क्यों फालतू में टाइम पास करें। देखो 100 आया क्या? 630 माइनस 260 माइनस 120 माइनस 120 माइनस 20 110। इसमें 690 माइनस 290 माइनस 150 माइनस 130 माइनस 15 105। अब मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लेबर आर, तो लेबर आर पर यूनिट दिया हुआ है 8, 11, 7। तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकाले 12.5 10 15। रैंक दे दे 1 2 3। वेरी इजी, एकदम लॉलीपॉप लग रहा है।
अब अगला मेरे को बनाना है प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स के लिए सबसे पहले रैंक 1 बनाना चाहेंगे सी मैक्सिमम, पर लोचा ये कि सी मैक्सिमम कितना बना सकते हो तो बताया ही नहीं। तो बोला बताया है ना सी का 135 वो ड्यूरिंग ऑफ सीजन था। तो जब बताया नहीं है तो भैया पूरा का पूरा सी बनाना चाहेगा, हम रैंक 2-3 में जाएगा क्यों? नॉर्मली ऐसा ही होना चाहिए था कि जो बनाना है पूरा सी बना लो, यानी जितना घंटा अवेलेबल है 1617 पूरा सी में दे दो, तो कितना यूनिट बन जाएगा पता चलेगा, आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, है या नहीं? पर इस केस में थोड़ा सा अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट सब में अलग अलग लग रहा है। और बाई चांस फिक्स्ड कॉस्ट सब में सेम लगता ना, मान लो ऐसा ये कहानी नहीं करता, तब तो लाइफ में झमेला ही नहीं था। पूरा सी बनाओ, क्वेश्चन खत्म, फिनिश। पर सी बनाने पे 20,000 प्लस इतना लग जाएगा, बी बनाने पे खर्चा थोड़ा कम लगेगा, बी और सी दोनों ना बनाए, ए खाली ए बनाए तो और कम लगेगा, तो हमको सारा परमिटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चन से डिफरेंट क्या था? पहला बात, मैक्सिमम डिमांड नहीं दिया। मैक्सिमम डिमांड ना दे तो रैंक 1 क्यों बनाओ, तो वो बना के खत्म कर देता। पर यहां फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग है तो सब में ट्राई करना पड़ेगा। तो हम इसी टेबल को अगर आगे बढ़ाए, हम कितना यूनिट्स बना सकते हैं अगर हम खाली सी बनाए? पूरा 1617 घंटा हम यहां पर देगा तो कितना यूनिट बनाएगा? 1617 बाय 7 231। पूरा का पूरा 1617 अगर हम खाली बी को पे दे कितना यूनिट बनाएगा? 1617 डिवाइड बाय 11 147। पूरा ए को दे 1617 घंटा, कितना यूनिट बनाएगा? 1617 डिवाइड बाय 8 202। आया इतना इतना यूनिट बन सकता है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, मल्टीप्लाई करते ही टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 2 लाख, सॉरी 20,200। मेरा अगला कितना आएगा? 147 इंटू 110 16,170, 105 इंटू 231 24,255। अब माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। आप सोचो खाली अगर ए बनाए तो ना ये एक्स्ट्रा खर्चा लगना ना ये, खाली 20,000। और खाली बी बनाए तो 20,000 तो कॉमन है, लगेगा ही लगेगा, 2 और लग जाएगा 22। खाली सी बनाए तो 20,000 तो लगेगा, 4780 और लग जाएगा 24,780। चलो प्रॉफिट निकाले, यहां पर आएगा 200, यहां पर आएगा 5830 माइनस में, यहां पर भी आएगा 525 माइनस में। तो जो अभी तक सबसे अच्छा लगा था ना सी, देख उसमें लॉस आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये था गड़बड़। मान लो अगर फिक्स कॉस्ट सब में सेम रह जाता तो कंट्रीब्यूशन देख इधर में मैक्सिमम आया था रैंक 1 में, उससे कम रैंक 2 में आया था, उससे कम रैंक 3 में था, पर फिक्स कॉस्ट अलग अलग था तो इसलिए अलग अलग ट्राई करना पड़ा। ठीक, चलो अब अगला बारी आता है, अगर ऑफ सीजन होता तो क्या रहता? एबीसी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ऑफ सीजन का लेंगे। ऑफ सीजन में क्या क्या है भाई? एक ये सेलिंग प्राइस, मटेरियल दोनों में कॉमन है, एक ये वाला लेबर लेंगे, ये वाला वेरिएबल ओवरहेड लेंगे, बस खत्म, है ना? चलो निकाले, कितना आएगा? 550 माइनस 230 माइनस 100 माइनस 100 120। 604 माइनस 260 माइनस 99 माइनस 120 125। 690 माइनस 290 माइनस 149 माइनस 130 कितना आएगा? 121। अब मेरा ऑफ सीजन में बोलता है लिमिटिंग फैक्टर कुछ नहीं है, डिमांड लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब यूनिट तो ऑलरेडी यूनिट आया हुआ है, इसी के बेसिस पे रैंक दे देंगे 1 2 3। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या बनाना चाहेंगे? बी। अब देखो डिमांड कितना कितना है, लास्ट लाइन पढ़ ले। बोलते हैं ए का डिमांड है 100, बी का 115, सी का 135 और टोटल 215 ही बना सकते हैं। तो हम ऑब्वियसली बी का बनाना चाहेगा मैक्सिमम 115,
उसके बाद जो बचा वो रैंक 2 को दे देंगे सी का, कितना बना पाएगा? 215 में से 115 गया, बचा 100। तो बी और सी बनाना चाहेगा, काम खत्म हो जाता अगर फिक्स कॉस्ट हर जगह सेम रहता। पर यहां पे फिक्स कॉस्ट अलग अलग है, तो मेरे को सारा परमिटेशन कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो पहला परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं बी एंड सी का। अब बी और सी में पहले बी का बनाएंगे, कितना यूनिट? 115, क्योंकि ये रैंक 1 है। फिर जो बचा वो बनाएंगे सी का 100, क्यों? क्योंकि टोटल 215 बना सकते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है? बी में 125, सी में 121 आया कंट्रीब्यूशन कितना है? 14,375। $26,475 माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, कॉमन वाला भी और बी और सी दोनों बन गया, कॉमन वाला भी बी और सी दोनों बन गया, मतलब 26,780। या तेरी जो रैंक 1 और 2 लियो तो लॉस आ गया, हटाओ। तो बी और सी नहीं चलेगा। अब अगला जरा बी और ए का ट्राई कर ले। अब बी और ए में रैंक बेटर तो बी का है, तो ज्यादा से ज्यादा बी का यूनिट बनाएंगे, 115, बाकी 100 ए का। अब बी और ए बनाएंगे, मेरा फिक्स कॉस्ट क्या लग जाएगा? बी बनाए 2000, ए बनाए कॉमन तो लगेगा 20, तो 22,000। ये लो, ये बेटर निकल गया, 4375 आया। बी सी हो गया, बी ए हो गया, बी सी हो गया, बी हो गया। अब ए और सी भी ट्राई कर लेते हैं, रैंक 2 और 3, पर आई थिंक ये बेटर रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, ये बेटर होगा। ए और सी ट्राई कर लेते हैं। अब ए और सी में बेटर रैंक किसका है? सी का, तो सी का ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाएंगे 135, ए का बाकी बचा 80 के 215 ही बना सकते हैं। यहां पर आएगा 121, यहां पर आएगा 120, $9,600। अब फिक्स कॉस्ट क्या लगेगा? ए यानी कॉमन 20,000, सी के लिए 4780, 24,780, 1155। कौन सा बेस्ट है? बी एंड ए बनाना। तो देखो, ये हर वैरायटी का हम लोग को एक क्वेश्चन हो गया। जब फिक्स कॉस्ट अलग अलग हुआ तो क्या, और जब एक ही प्रोडक्ट बनाना, मैक्सिमम डिमांड नहीं दिया तो रैंक 1 को भी बनाना चाहिए, तो वही बनाते, पर फिक्स कॉस्ट अलग अलग था इसलिए ऐसे कर लिए। वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो, हमारा एक क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग फटाफट करते हैं एक एग्रीकल्चरल वाला प्रॉब्लम, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब कभी भी एग्रीकल्चरल लैंड वाला क्वेश्चन आए, इसके अंदर में बताएगा नहीं, पर लिमिटिंग फैक्टर हमेशा एरिया रहेगा। अब एरिया इधर हेक्टर में रहेगा या एकड़ में रहेगा या कट्ठा में रहेगा, किसी में भी रह सकता है। जिसमें भी रहेगा मेरे को निकालना है लास्ट में जाके कंट्रीब्यूशन पर एकड़ या हेक्टर क्या रहेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। As a part of its rural upliftment program, the government has put under cultivation a farm of 96 hectare to grow tomatoes of 4 variety: Royal Red, Golden Yellow, Juicy Crimson, and Sunny Scarlet. Of the total 96 hectare, कुल मिला के 96 hectare available है, limiting factor 68 hectares are suitable for all variety. 68 hectare वैसे इसमें चारों में कुछ भी बना सकते हैं, but remaining 28 hectare are suitable for growing only गोल्डन येलो एंड जूसी क्रिम्सन। तो 28 खाली ये दोनों के लिए है, बाकी 68 चारों के लिए। ठीक है। लेबर इज अवेलेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ फार्म वर्क एंड देयर इज नो कांस्टेंट लेबर इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। द मार्केट रिक्वायरमेंट इज दैट ऑल 4 वैरायटी ऑफ टोमेटो कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ मिनिमम ऑफ 1000 बॉक्सेस। मिनिमम कमिटमेंट आ गया, इतना तो बनाना ही पड़ेगा, मिनिमम 1000 बॉक्स ऑफ एनी वन वैरायटी। Farmer engaged have decided that the area devoted to any crop should be in terms of complete hectare and not in fraction. पूरा हेक्टर देना पड़ेगा, फ्रैक्शन नहीं चलेगा। The other limitation is that not more than 27,500 boxes of any one variety should be produced. So minimum 1000 बनाना है, maximum 22,750। अब एनुअल यूनिट दिया है बॉक्स पर हेक्टर में कितना बॉक्स बनेगा। मटेरियल कॉस्ट पर हेक्टर दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट में पर हेक्टर दिया हुआ है,
पर ये सब पर बॉक्स दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पर बॉक्स है, तो बहुत कुछ इधर उल्टा पुल्टा है। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है बहुत कुछ, सबको ऐड करके फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। $3,60,000 शायद। पहला प्रोडक्ट प्रेफरेंस बताना है, यानी प्रोडक्ट मिक्स। प्रेफरेंस मतलब रैंक 1 2 3, फिर प्रोडक्ट मिक्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। पहले इतना करते हैं, फिर पार्ट 3 पढ़ते हैं। आगे बढ़ने के ना पहले हम लोग ये देखते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम एरिया कितना देना है। मेरे को कम से कम 1000 बॉक्स बनाना है, मतलब मिनिमम एरिया कितना देना निकालते हैं। कितना एरिया देना है मिनिमम? 1000 बॉक्स बनाना है, ठीक है। 350 बॉक्स बनता है 1 हेक्टर में, तो 1 बॉक्स बनेगा 1/350 हेक्टर में, तो 1000 बॉक्स के लिए 1000/350 लगेगा। 1000/350 क्या होता है? 2.85, पर इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। मिनिमम 2.85 लगेगा, यानी सीधा 3 लगेगा। यहां पे 1000 डिवाइडेड बाय 100 10, 1000 डिवाइडेड बाय 70 14.28 मिनिमम लगेगा, तो अगला लेना पड़ेगा 15। 1000 डिवाइडेड बाय 180 मिनिमम लगेगा 5.55, यानी देना पड़ेगा 6। अगला मैक्सिमम भी निकाल ले। 22750 बॉक्स है, तो 22750 डिवाइड बाय 350 65। 22750 डिवाइडेड बाय 100 बहुत आ गया, 228 227, यस 227। मेरा अगला 22750 डिवाइडेड बाय 70, इतना मैक्सिमम है 325। 22750 डिवाइडेड बाय 180, मैक्सिमम 126.38, पर उससे कम ही होगा 126। इतना हो गया। निकालना क्या? कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। तो एक काम करते हैं ना, शुरू से वो बनाते हुए चले। मार्केट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस पर बॉक्स पता है, बॉक्स पर हेक्टर पता है, तो एक सेलिंग प्राइस पर बॉक्स है, अगला बॉक्स पर हेक्टर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस पर हेक्टर मिल जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा। रॉयल रेड, गोल्डन येलो, JCSC, सेलिंग प्राइस पर हेक्टर 350 इंटू 153.8, 100 इंटू 158.7, 15870, 70 इंटू 183.8, 12866, 180 इंटू 222.7, 40086। अब मटेरियल कॉस्ट तो पहले से ही पर हेक्टर था, सीधा माइनस कर देते हैं। $4760, 2160, 1960, 3120। मेरा डायरेक्ट वेजेस, लेबर कॉस्ट में ग्रोइंग पर हेक्टर ही दिया हुआ है, सीधा माइनस कर देते हैं। 8960, मेरा अगला है 6080, 3710, 5280। अब मेरा अगला दोनों वापस से पर बॉक्स है, तो बॉक्स पर हेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉस्ट है पर बॉक्स, बॉक्स पर हेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट पर हेक्टर आएगा ना। तो हम दोनों को अलग अलग ना करके सीधा जोड़ जोड़ के ही मल्टीप्लाई कर देता है। ये दोनों प्लस करो, 36 प्लस 52 88 इंटू 350, 30,800। मेरा दोनों मिलाकर आता है 84 इंटू 100, 8400। दोनों मिलाकर आता है 84 इंटू 70, 5880। मेरा दोनों मिलाकर आता है 148 इंटू 180, 26640। माइनस करते कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर, एकदम हो जाएगा। रैंक देंगे, फिर प्रोडक्ट मिक्स वाले में थोड़ा दिमाग लगाना है। मिनिमम कितना दे, मैक्सिमम कितना दे, कौन सा एरिया किसके लिए है।
जाएगा 9310 -770। वाह, 1316 5046 रैंक दे दे 1 2 3 4। चलो यहां तक तो हो गया। अब अगला बनाना है ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। अब ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स में यहां पे मिनिमम भी है, मैक्सिमम भी है। ये खाली 28 के लिए है, बाकी 68 के लिए बहुत कुछ है। तो यहां पे रैंकिंग टैंकिंग सब गया भाड़ में। यहां पे शांति से सोचना पड़ेगा। हम सारा नाम ऐसे लिख रहे हैं, आरआर जीवाई जेसी एससी। कितना हेक्टर देंगे? अब हेक्टर है ना, तो मल्टीप्लाई भी कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर से होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा। क्या क्या लिमिटेशन है पहले देखते हैं। गोल्डन येलो जूसी क्रिम्सन मिला के 28 है, बाकी चारों के लिए 68 है। अब पहले एक काम करें, इन दोनों को सल्टाते हैं। जीवाई और जेसी, जीवाई और जेसी में बेटर कौन? जेसी। फालतू कौन? जीवाई। पर एक क्वेश्चन में बात लिखा है, भले ही फालतू है पर मिनिमम जो कमिटमेंट है वो तो पूरा करना पड़ेगा। तो जीवाई का मिनिमम कमिटमेंट ही पूरा करेंगे, जो कितना है 10। इसको दे दिए 10, 28 में 10 इसको दे दिए, तो बाकी 18 किसके लिए बचा? जीवाई के लिए। जीवाई तो 10 दिए, सॉरी सेकंड वाला जीवाई। हाँ, जीवाई को दे दिए 10, बाकी कितना बचा? 18। यहां तक हुआ। अब मेरा 68 बोलता है बाकी सब के लिए, बाकी सब के लिए। तो सब के लिए मतलब चारों में दे सकता है, चारों में दे सकता है 68। अब देखते हैं चारों में रैंक 1 कौन है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा देना चाहेगा। रैंक 1 तो आरआर है, तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा देगा। अब रैंक 4 तो लॉस वाला है, इसको हम कुछ नहीं देना चाहेगा, और मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा देंगे। इसके दोनों में जो मिनिमम कमिटमेंट है उतना पूरा करने का ट्राई करते हैं। जीवाई का देख मिनिमम, जीवाई नहीं सॉरी, जीवाई को तो और नहीं देंगे। जेसी, जेसी में देखो तो मिनिमम कमिटमेंट क्या था? 15। ऑलरेडी उसको पार कर चुका है। एससी में क्या है मिनिमम? 6। हम एक बार का 6 दे, अभी हम सोच रहे हैं एक बार का 6 दे। टोटल हेक्टर कितना था मेरे पास? 96। देखिए तो आरआर के लिए कितना बचेगा? 96 माइनस 34 कितना होता है? 62। और इसका मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 65। कोई प्रॉब्लम नहीं, 62 कर देगा। यानी जहां पे पता है कि इसके बियॉन्ड, ये पता है कि इन दोनों में ये दो ही बना सकते हैं। जब दो ही बना सकते हैं तो भैया जो रैंक 4 वाला उसको मिनिमम दे दो, बाकी उसको दूसरे को दे दो। अब बाकी सब सबके लिए अवेलेबल है, तो रैंक 1 वाले को मैक्सिमम देंगे, तो बाकी सबका मिनिमम पूरा कर दे, बाकी पूरा का पूरा रैंक 1 का। तो इसीलिए यहां पे रटा रटाई रूल नहीं चलेगा, यहां पे सोचना पड़ेगा। अब कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर पता है, वो अपने आप मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेना, -6 और प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। अब पार्ट 3 में क्या आया देखो। नेशनलाइज्ड बैंक हैज कम फॉरवर्ड टू हेल्प इन एन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर द पीस ऑफ 28 हेक्टर। इसके लिए इंप्रूवमेंट आया, जिसमें खाली गोल्डन येलो और जूसी क्रिम्सन बन रहा था ना। बोलते हैं हम तुमको 50,000 का लोन देंगे, जिसमें 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 50,000 का 6% माने 3,000 और चार्ज करेगा, तो जितना फिक्स कॉस्ट था 3,000 और बढ़ जाएगा। आफ्टर दिस इंप्रूवमेंट इज कैरिड आउट, देयर विल बी अ सेविंग्स ऑफ 12.5 रुपया पर बॉक्स इन द हार्वेस्टिंग कॉस्ट ऑफ गोल्डन येलो। गोल्डन येलो का हार्वेस्टिंग कॉस्ट में 12.5 बचेगा, यानी ये वाला 12.5 कम हो जाएगा। ठीक है। And the 28 sector will become suitable for growing royal red in addition to existing golden yellow and juicy crimson। तो 28 के अंदर में ये दोनों तो था, साथ में रॉयल रेड का ना ये वाला, यानी अब तीनों के अंदर में 28 बना सकते हैं। अच्छा, बहुत कुछ हो रहा है। अब मेरे को डिसाइड करना है कि अब इस तरीका से हम लोग कैसे किया जाए।
तो हम एक काम करते हैं, इसी टेबल को वापस से बनाते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। तो चेंजेस 2 आया, एक यहां पे कॉस्ट बदला, और अगला 28 के अंदर हम रॉयल रेट भी बना रहा है, यानी तीनों बन जाएगा अब, है ना। और जो 68 था वो तो चारों के लिए था ही। चलो ठीक है, सबसे पहले हेलो 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 हेलो, यस। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जो मेरा गोल्डन येलो है इसके अंदर में जरा देखते हैं। अब मेरा कंट्रीब्यूशन वापस चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? जो 12.5 रुपया पर बॉक्स था वो कम हो जाएगा। खर्चा कम हुआ तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा ना। पर ध्यान देना, ये पर बॉक्स था तो इंटू हेक्टर करना पड़ेगा। कितना आएगा? 1250। तो यानी मेरा जितना पहले से कंट्रीब्यूशन था, अब ये कंट्रीब्यूशन 1250 बढ़ जाएगा, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। -770 प्लस 1250 कितना हो जाएगा? 480। पहला बात तो ये, रैंकिंग कोई चेंज हुआ क्या? अभी भी नहीं हुआ, अभी भी रैंक 4 ही है, ठीक है। अब जरा एलोकेट करें। अब 28 ये तीनों के लिए है। अब इन तीनों के अंदर में बेस्ट रैंक है रैंक 1, तो इसको तो लास्ट में देंगे। 3 और 4 को मिनिमम कमिटमेंट पूरा करेंगे। 4 का मिनिमम कमिटमेंट क्या है भाई? 10। इसका क्या है? 15। तो इसको तो 10 और 15 देंगे तो 25 चला गया, 3 यहां पर आया हुआ है 28 में से। अब बाकी जो 68 है वो इन दोनों के लिए बचा। वैसे तो चारों के लिए बचा, पर रैंक 3 4 में हम क्यों दें? हम ट्राई करेंगे अब रैंक 2 वाले को देने का। अब रैंक 2 के अंदर में देख, मिनिमम कमिटमेंट क्या है? 6। एक और हम सोच रहे हैं, कर नहीं रहे। 6 अगर यहां पर दे तो कितना होगा? 10 प्लस 15, 21 प्लस 6, 27 प्लस 3, 30, आउट ऑफ टोटल 96। तो बाकी 66 इसके लिए चला जाता है। अब ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? पर भैया इसमें मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 65। तो 65 दे सकते हैं, तो हम यहां पर पता है कितना दे पाएगा? खाली 62 ही। 65 पूरा हो गया। ये 10 था, ये 15 था। 65 प्लस 10 75 प्लस 15 90, 75। मैंने कुछ लोचा किया क्या? एक सेकेंड। पच्चीस 28 68 था। ओ नहीं, ठीक ही तो था। यहां पर 6 दी, यहां पर 62 तो आ रहा है। हाँ ठीक ही तो है। आई थिंक मैंने पहले शायद गड़बड़ किया, देखो चेक करने दो। यस, मैंने पहले गलत लिखा था। पहले 68 में 6 इधर गया तो इधर 62 ही तो देंगे, हम 66 लिख दिया था। यानी कितना आया? 65। देख तो मैक्सिमम कमिटमेंट कितना है? 65 पूरा हुआ है। रैंक 1 वाले को पूरा देना है, और ये सब सही है। कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर लिख देना, नया वाला 480 आएगा यहां पे। टोटल कंट्रीब्यूशन आया सेम। फिक्स कॉस्ट 360 प्लस 3000 इंटरेस्ट। वेरी गुड क्वेश्चन। चलो डन। अब करते हैं हमारा सेकेंड आखिरी क्वेश्चन। आखिरी वाले को हम सोल्यूशन क्या डिस्कस कर लेगा, क्योंकि पूरा करने बैठ गया उसी में 1 घंटा लग जाएगा। चलो फटाफट जरा देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। फटाफट करते हैं हमारे लिमिटिंग फैक्टर का एक आखिरी क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये करने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। क्या जरा देखते हैं। ये ऑलरेडी हमारा क्लास में सोल्यूशन, उससे मैं डिस्कस कर लूंगा। क्या लिखा है? ऑलपे लिमिटेड आर स्पेशलिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डॉल्स फॉर चिल्ड्रन। दे मैन्युफैक्चर एंड मार्केट 4 टाइप्स ऑफ डॉल, जिसका नाम है डॉली, मॉली, जॉली, पॉली एंड डॉल ड्रेस किट। क्या क्या पढ़ रहे हैं? 4 तरह का डॉल बनाते हैं। उन लोगों का कपड़ा कैसे सीव किया जाए उसके बारे में वो है, कोई किट है जिससे उसका कपड़ा बनाएंगे। दे रिक्वायर योर असिस्टेंस एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट सेल्स एंड प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द कमिंग ईयर। और बहुत सारा ज्ञान यहां पे लिखा हुआ है। अगले साल का एक डिमांड दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया है,
लेबर कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है एंड नेट प्राइस पर यूनिट यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। टू प्रमोट सेल्स ऑफ द किट देयर इज अ 15% डिस्काउंट ऑफर्ड इन द एस्टैब्लिश्ड प्राइस ऑफ अ किट। तो जो भी प्राइस है किट का इसमें 15% डिस्काउंट है। तो 3 रुपए में 15% अगर माइनस कर देंगे ये होता है 2.55। ठीक है, पर ये तभी दिया जाएगा जब परचेज किया जाए एट द सेम टाइम अलोंग विथ अ डॉल एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल द कस्टमर्स विल अवेल द बेनिफिट। यानी ये प्राइस तभी मिलेगा अगर तुम संग में कोई डॉल भी खरीदो। खाली किट खरीदने गए तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस नहीं मिलेगा और एक्सपेक्ट करते हैं सारे कस्टमर लेंगे इसको। लेबर का रेट दिया हुआ है 2 पर आर, तो लेबर कॉस्ट दिया है, लेबर रेट भी दिया है, तो आर निकालने में काम आएगा, शायद इसीलिए दिया है। डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, आर मिल जाएगा। एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू विदाउट चेंज इन द नेक्स्ट ईयर। द प्लांट हैज एन इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ 1,30,000 लेबर आर। लिमिटिंग फैक्टर 1,30,000 आर है। प्रेजेंट इक्विपमेंट कैन प्रोड्यूस ऑल द प्रोडक्ट। ओवर टाइम वर्क इज पेड एट डबल द नॉर्मल रेट। ओवर टाइम अगर जरूरत पड़ा तो डबल रेट में पैसा देंगे। नेक्स्ट ईयर का फिक्स कॉस्ट देखो दिया हुआ है, फैक्ट्री में 30,000, एडमिन में 20, सेलिंग में 50, 250, कुल मिलाकर आएगा 1,00,250। मेरा वेरिएबल ओवरहेड है 50% ऑफ स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। कंपनी हैज अ वेरी स्मॉल इन्वेंट्री ऑफ इट्स प्रोडक्ट दैट कैन बी इग्नोर्ड। You are required to draw a conservative estimate for next year of total contribution that would be made by each product line and the net income that would be earned by the company. तो यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला है, बेस्ट प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट क्या आएगा। चलो ठीक है, फिर आगे द कंपनी इज एट प्रेजेंट हैविंग सम इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम एंड इफ दिस कंटिन्यूज इन द नेक्स्ट ईयर इट वुड नॉट देन बी पॉसिबल टू अरेंज फॉर ओवर टाइम वर्क। Anticipating that eventuality, you are required to suggest a product mix that would absolutely minimize the drop in the income already envisaged. With that product mix, work out product wise contribution and net profit. तो यानी पहले वाले में ओवर टाइम कर सकते हैं, अगले वाले में नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, यानी पहले वाले में सारा यूनिट बनाना है, भले ओवर टाइम काम करो। ठीक है, तो पहला बात डॉली मॉली जॉली पॉली किट के अंदर में भी 2 निकलेगा। एक, अगर किसी और के संग में लिया डिस्काउंट तो क्या होगा कंट्रीब्यूशन, किसी के संग में नहीं लेके अलग से ले तो क्या होगा कंट्रीब्यूशन। तो एक डॉली मॉली जॉली पॉली क्विट, डिस्काउंट नो डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है सबका और यहां पर 2 आएगा लास्ट वाले में, 3 2.55। मेरा मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ ही है, लिख दिए, लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, लिख दिए, एंड ओवरहेड था 50% लिख देंगे, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड लिख दिए। अब भले डिस्काउंट दे या ना दे, खर्चा तो सेम लगेगा, देख दोनों में सेम लगेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया। मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लेबर आर, तो लेबर आर पर यूनिट कैसे आने वाला, लेबर आर जितना वेजेस है डिवाइडेड बाय 2, क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर, दिए रैंक, सारा रैंक दे दिए। चलो ठीक है, रैंक 1 कौन है जब डिस्काउंट ना दिया जाए, रैंक 2 कौन है जब डिस्काउंट दिया जाए। अब प्रोडक्ट मिक्स बनाए, चलो बनाए प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स तो ऐसा ना कि मेरे को सारा यूनिट बनाना है, सारा यूनिट बनाना ऑप्शन नहीं है मेरे पास, जितना लेबर आ रहा है उससे बनाएंगे, जो एक्स्ट्रा लगेगा उसके लिए ओवर टाइम करेंगे, पर बनाना सारा ही है। तो सबका डिमांड लिख दिए 50 42 35 40, 50 42 35 40। अब जब ये चारों डॉल लेंगे तभी डिस्काउंट मिलेगा। तो किट बेचना तो 325 है, पर डिस्काउंट के साथ कितना बेचना है, जितना डॉल्स है उतना। सारे डॉल का टोटल कर कितना आएगा, 50 90 90 90 130 167। तो 167 जाएगा डिस्काउंट वाला और बाकी जाएगा बिना डिस्काउंट वाला 158। तो डिस्काउंट वाला 167, बाकी 158 नो डिस्काउंट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला हुआ है, मल्टीप्लाई करते टोटल कंट्रीब्यूशन। अब इसके लिए टोटल लेबर आर कितना लगा ये देखते हैं। हर एक के लिए आर कितना लगता है पता है, जितना यूनिट बनाना है वो भी दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करते टोटल लेबर आर। अब तुम अगर देखेगा ना टोटल लेबर आर, देखो तो कितना आ रहा है ये, एक 1,40,000
और घंटे कितने थे? 1,30,000, यानी 10,000 घंटा ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। तो एक बात तो क्लियर है, 10,000 घंटा ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आया वह जो भी आया, फिक्स कॉस्ट पता था, ओवर टाइम 10,000 घंटा करना पड़ेगा, रेट डबल हो जाएगा। तो नॉर्मल रेट था 2 पर आवर, वो तो ऑलरेडी वेजेस में जुड़ा हुआ होगा, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं 2 माइनस कर दिए, परफेक्ट है। अब सेकेंड पार्ट, अगर ओवर टाइम काम ना करे तब इस केस में क्या होगा? अगर ओवर टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो किसको कम से कम यूनिट बनाना चाहेगा? जो सबसे गंदा रैंक है, रैंक 6, 0.5 लगता है पर यूनिट। तो 10,000 घंटा मेरे पास कम अवेलेबल है, तो यूनिट कितना कम बनेगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 0.5, 20,000 यूनिट कम बनेगा। किसका? पॉली का। तो पॉली का जो 40,000 बनाते थे वो 20,000 कम हो जाएगा, यानी ये भी 20,000 कम हो जाएगा, ये 20,000 बढ़ जाएगा, ठीक। बाकी सबसे 50, 42, 35, वो 20,000 कम हो जाएगा, ये 20,000 कम, तो डिस्काउंट वाला भी कम, नॉन डिस्काउंट वाला बढ़ जाएगा। फिर देखेंगे मेरा प्रॉफिट क्या आया 748 और कंपेयर करेंगे क्या था। तो क्वेश्चन सिंपल सा था, बस खाली करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। चलो डन। चलो इसी के साथ जो हमारा लिमिटिंग फैक्टर की फैक्टर है, इसका क्विक रिवीजन मैराथन पूरी होता है खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग के डिसीजन मेकिंग वाले पोर्शन का, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रोबेबिलिटी। अब मेरा प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग सबको पता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज के, कोई भी इवेंट के अकर होने का चांस क्या है। यानी मान लो अगर बाई चांस कोई भी एक इवेंट जो निश्चित होगा ही होगा, पक्का होगा ही होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1 है। और वो इवेंट जिसका होने का चांस ही नहीं है, कुछ भी हो जाए वो तो होगा ही नहीं, प्रोबेबिलिटी 0 है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहेगा। अब तुम लोग बोलेगा इस मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में प्रोबेबिलिटी का क्या लेना देना? प्रोबेबिलिटी का लेना देना यह है कि यहां पे हम लोग पूरे चैप्टर में हम लोग हर चीज को एस्टिमेट कर रहे हैं, और जब एस्टिमेट कर रहे हैं तो दिस इज फोरकास्टिंग द फ्यूचर, एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो अनसर्टेन है, तो जो भी मैं फोरकास्ट कर रहा हूं इसके होने का चांस क्या है, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा हम कैसे श्योर रहेगा कि ये होगा या नहीं होगा। तो यही कारण है यहां पर हम लोग का 3 तरह का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। पहला, जहां पे एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करने बोलेगा, जैसे मान लो सेलिंग प्राइस 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.5, 0.2 है। तो मेरे को जानना है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। तब एक ऑप्शन है हम ऐसे ही एवरेज निकाल ले, या अगला ऑप्शन है हम वेटेड एवरेज निकाले। हमेशा बेटर होता है वेटेड एवरेज निकालना, जो कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस को अपने अपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर, और लास्ट में जोड़ दे, कितना आएगा 10.9। तो ये मेरा क्या है, एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना, जहां पे हर एक वैल्यू को अपने अपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके समेशन किया गया। तो ये होता है पहला तरह का क्वेश्चन। ऐसा अगर एग्जाम में आया तो 2 नंबर का एमसीक्यू है। अगला क्या बोलेगा कभी कभी एग्जाम में कि प्रोबेबिलिटी निकालो एक पर्टिकुलर इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। मान लो बोलेगा पहला पार्ट में कैलकुलेट बीईपी, पता है फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब एक बार ये निकाल लिए, बोलते हैं बताओ कम से कम बीईपी अचीव हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या। तो जब हम लोग उतना या उससे ज्यादा यूनिट बेचे, तो बहुत सारा यूनिट का अपना प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा। वो यूनिट जिसमें बीईपी के यूनिट से ज्यादा है, वो सारे प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिए मिल जाएगा। तो ये हुआ दूसरा तरह का क्वेश्चन। या तीसरा रहता है कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, जब सेलिंग प्राइस का अलग अलग प्रोबेबिलिटी, कितना यूनिट बेचेंगे उसका अलग अलग प्रोबेबिलिटी। तो जब एक ही क्वेश्चन में 2-3 प्रोबेबिलिटी साथ साथ में चलता है, तो ये सेलिंग प्राइस में इतने यूनिट को बेचने का प्रोबेबिलिटी क्या, उसके लिए करना पड़ता है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। और ये हम लोग हमेशा करते हैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के द्वारा। तो क्या सेलिंग प्राइस रहेगा, क्या यूनिट रहेगा, दोनों का प्रोबेबिलिटी पता है, मल्टीप्लाई करके ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मिलता है। तो पहला एक सिंगल वेरिएबल है, उसका एस्टिमेटेड वैल्यू, समेशन ऑफ वैल्यू इनटू पी। कोई भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, रेंज के बेसिस पे वो प्रोबेबिलिटी देखा जाएगा, हम लोग सब जानेंगे। तीसरा, अगर मल्टीपल वेरिएबल है, सबका प्रोबेबिलिटी दिया है, तो दोनों मल्टीपल वेरिएबल के होने का चांस साथ में क्या, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जनरली इसमें होता क्या है, हर एक वेरिएबल के अंदर में एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वेटेड एवरेज के द्वारा,
और बाद में जॉइंट प्रोबेबिलिटी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं अंडर ऑल द सिनेरियो। ज्यादा नहीं, मात्र 3 क्वेश्चन करेंगे, हमारा पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फटाफट देखते हैं 3 चैप्टर क्वेश्चन कौन सा करेंगे। 3 पहला ये देखते हैं। सोवन लिमिटेड, a manufacturing company is preparing budget for 2025. The parameters relating to sales price and cost are as below. देख, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 200 रुपया पर यूनिट, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 120, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया हुआ है 200 माइनस 120, 80 पर यूनिट। मेरा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 20 लाख रुपया साल भर का। अब सेल फोरकास्ट दिया है 15,000 यूनिट बेचेंगे, जिसका प्रोबेबिलिटी 0.1, 20,000 बेचेंगे इतना प्रोबेबिलिटी, 25 बेचेंगे इतना, 30 बेचेंगे इतना, 35 बेचेंगे इतना, 40 बेचेंगे इतना, 45 बेचेंगे इतना। पहला पार्ट कैलकुलेट बीईपी, इतना कहानी क्या, क्वेश्चन सॉल्वेबल। ब्रेक इवन वो भी क्वांटिटी यानी यूनिट्स में निकालना है। फॉर्मूला क्या, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है भाई 20 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 80, तो या 20 लाख डिवाइडेड बाय 80 अगर कैलकुलेट करें कितना आने वाला है 25,000। पहला पार्ट खत्म, प्रोबेबिलिटी का अभी तक कोई काम नहीं। सेकेंड पार्ट, एनालाइज करो हाउ मेनी यूनिट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। माय फेवरेट फॉर्मूला, प्रॉफिट दिया रहे सेल निकालना है, सेल दिया रहे प्रॉफिट निकालना है, तो सेल यूनिट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है 20 लाख, प्रॉफिट है 6 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 80, कितना आ जाएगा भाई 26 लाख डिवाइडेड बाय 80। सेकेंड में बोलता है लॉस होएगा 5 लाख का, तो कितना आएगा भाई फिक्स्ड कॉस्ट 20 लाख, लॉस 5 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आने वाला है ये 18,750। दोनों पार्ट हो गया, अभी तक प्रोबेबिलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं था। तीसरा पार्ट, बेस्ड ऑन द सेल्स फोरकास्ट आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी कैन ब्रेक इवन। बोलता है बता क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा कंपनी बीपी अचीव कर लेगा। बीपी मतलब लॉस नहीं रहेगा, बीपी अचीव कर लेगा। इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कम से कम 0 प्रॉफिट आ जाए, कम से कम। तो बीपी का यूनिट कितना था 25,000। अब ये टेबल में देखो 15,000 रहा तो लॉस हो जाएगा, 20 रहा तो लॉस हो जाएगा, 25 में नो प्रॉफिट नो लॉस, और 25 को जब पार करेगा तो प्रॉफिट रहेगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा कंपनी कैन ब्रेक इवन, मतलब एटलीस्ट बीपी अचीव कर लेगा, यानी 25,000 या उससे ज्यादा यूनिट बेचना है। सब प्रोबेबिलिटी को जोड़ो, 0.1, 0.2 मिला के 0.3, 0.6, 0.7, 0.8, इसका प्रोबेबिलिटी 0.8 है, यानी 80%। कितना इजी है। एनालाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग सेल्स वॉल्यूम इन पार्ट 2। पार्ट 2 में जो मैंने निकाला सेल यूनिट, बोलो इसका प्रोबेबिलिटी क्या, देखिए क्या भाई, क्या लिखा है, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। प्रॉफिट जब कमाना चाहता है ना 6 लाख, तो कम से कम 6 लाख कमाना चाहता है ना। क्या प्रोबेबिलिटी कि मेरा कंपनी 6 लाख का तो प्रॉफिट कमा लेगा। तो इसके लिए यूनिट था 30 to 500, जो कहां पर आया 30 के बाद 35 के पहले। तो 30,000 रहा तो इतना प्रॉफिट नहीं होगा, 32,500 के लिए अगर इतना रहा तो 6 लाख का प्रॉफिट या उससे ज्यादा कमा लेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 0.3, 0.1, 0.1 मिला के 0.5 माने 50%। सेकेंड पार्ट में बोलता है लॉस 5 लाख। कोई ये नहीं बोलेगा कम से कम लॉस 5 लाख का चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख का चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख का चाहिए, यानी 18,750 यूनिट, ज्यादा से ज्यादा 18,750 यूनिट। तो 18,750 यूनिट इसके बीच में आता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा, कम से कम बोलता तो बाद में देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 18,750 यूनिट, यानी उससे कम देखेंगे कितना आएगा 0.1 माने 10%। डन है, वेरी इजी क्वेश्चन, हाल फिलहाल में 7 नंबर का आया हुआ है। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम लोग स्टडी मैट का, वो करते हैं। क्या लिखा है, ई लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है एक मेटल ट्रिमिंग डिवाइस विच हैज बीन सोल्ड एट द रेट 16 रुपया पर यूनिट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर। The selling price is to be reviewed and the following information is available on cost and likely demand. Standard variable cost दिया हुआ है 10 रुपया पर यूनिट,
एंड ऑन एनालिसिस सेलिंग प्राइस दिया है, स्टैंड वेरिएबल कॉस्ट दिया है, यानी कंट्रीब्यूशन आया है 6. एंड इन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट वेरिएंस फॉर द पास्ट 20 मंथ्स शो द फॉलोइंग पैटर्न. पिछले 20 महीना में देखा कि भैया वेरिएबल कॉस्ट जो स्टैंडर्ड में 10 सोचे कुछ वेरिएंस आता है. क्या आता है? एडवर्स वेरिएंस ऑफ 10% आता है स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट में 10 महीना. एडवर्स कब होगा? जब जितना खर्चा सोचे उससे कम लगे या ज्यादा. तो 10 रुपया सोचे उससे 10% ज्यादा, यानी 11 रुपया. कितना महीना आया? 10 महीना आया आउट ऑफ 20. तो प्रोबेबिलिटी है 10 आउट ऑफ 20, 0.5. इसमें प्रोबेबिलिटी दिया, निकालना पड़ा 10 महीना आउट ऑफ 20. नील वेरिएंस आया है 6 महीना. नील वेरिएंस मतलब एग्जैक्ट 10 लगा है, 6 महीना आउट ऑफ 20. तो 6 डिवाइडेड बाई 20, 0.3. फेवरेबल वेरिएंस आया है 5%. तो जितना खर्चा सोचो उससे कम लगा. 10 में 5% कम करो, 9.5. इन 4 ऑफ द मंथ्स, 4 आउट ऑफ 20, 0.2. मिला के हमेशा 1 होना चाहिए. ठीक. ये वेरिएबल कॉस्ट, ये प्रोबेबिलिटी, तो एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिल जाएगा. इलेवन इंटू 0.5, 10 इंटू 0.33 जाएगा 1.9, मिलाकर आएगा 10.9. ठीक है. क्या मैंने सही किया? 10.4 आ रहा है. ठीक है, डन. मंथली डेटा फिक्स कॉस्ट हैव बीन ₹4 पर यूनिट ऑन एन एवरेज सेल ऑफ 20,000 यूनिट. फिक्स कॉस्ट कभी पर यूनिट पर लिखना, हमेशा मल्टीप्लाई करके 80,000. But these costs are expected to rise in the future and the following estimate have been made for the total fixed cost. वापस से लाइन लिख दिया. चलो ठीक है. अब मेरा पहला बात, फिक्स्ड कॉस्ट 82,000 हो सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी ये. इतना हो सकता है प्रोबेबिलिटी ये, इतना हो सकता है इसका प्रोबेबिलिटी ये. तो फिक्स्ड कॉस्ट का भी एवरेज निकाल लेते हैं. 82,000 इंटू 0.3, 85,000 इंटू 0.5, कितना आएगा ये? 8500, 500, 100 आ रहा है. 8500 मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है. अब डिमांड एस्टिमेटेड 2 न्यू सेलिंग प्राइसेस हैव बीन एज कंसीडर्ड एज बिलो. सेलिंग प्राइस अगर 17 रहा तो डिमांड ये हो सकता है जिसका प्रोबेबिलिटी इतना. 18 रहा तो ये हो सकता है इसका प्रोबेबिलिटी इतना. अब एक्सपेक्टेड डिमांड निकाल लेते हैं. 21,000 इंटू 0.2, 4200. 19,000 इंटू 0.5, 9500. 16,500 इंटू 0.3, 4950. 18,650. सेलिंग प्राइस 17 रहा तो. 18 रहा तो क्या होगा? 19,000 इंटू 0.2, 17,500 इंटू 0.5, 15,500 इंटू 0.3, 17,200. यानी इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पढ़ते गए, संग में खत्म होते गया. क्या कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में. यूनिट्स 2 है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है. फिनिश. यू आर रिक्वायर्ड एडवाइस मैनेजमेंट बेस्ड ओनली ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव whether they should later the selling price and if so the price you would recommend. कौन सा सेलिंग प्राइस सिलेक्ट करें? तो 2 ऑप्शन है, 17 रखे या 18. सेल वैल्यू कितना आएगा? कितना यूनिट बेचेंगे देखते हैं. पहले वाले में 18,650, अगले वाले में 17,200. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो सीधा. सेलिंग प्राइस है 17, मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है? 10.4 एवरेज में. 17 माइनस 10.4, मेरा अगला 18 माइनस 10.4. यूनिट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर, टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा ना 123090 या 130720. माइनस करना है फिक्स कॉस्ट, तो भैया फिक्स कॉस्ट तो दोनों में 85,100 ही रहेगा, सेम ही रहेगा. तो कौन सा बेटर है? 18 रुपया वाला. इजी था. कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एट द प्राइस यू रेकमेंड. जो प्राइस आप रेकमेंड करते हो इस पे प्रॉफिट निकालो. फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे, 85,100 प्रॉफिट मिल जाएगा.
अगला मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। एमओएस का फॉर्मूला प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट पता है, पीवी रेशियो निकाल, कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। 42.22%। तो एमओएस कितना आ जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस 45620 डिवाइड बाय 42.22%, 108053। पर मुझे निकालना एमओएस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। तो दिस बाय सेल वैल्यू कितना था, 17200 यूनिट इंटू 18, 3,09,600 इंटू 100, 34.9। कितना वियर्ड क्वेश्चन लग रहा है देखने में, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन था। बस अब एक और क्वेश्चन करते हैं, हमारा ये वाला चैप्टर भी पूरा निपट जाएगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन फटाफट जरा देखिए क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वाई लिमिटेड हैज evolved some decision making to the operating division of the firm. He is anxious to extend the process, but first wishes to be assured that decisions are being taken properly in accordance with group policy. ज्ञान बढ़ चल रहा है। As a check on existing policy, he has asked for an investigation to be made into a recent decision to increase the price of sold product of Z division to 14.5 per unit, but to rising cost. The following information estimates have been estimated. ज्ञान का बात। अब यहां से काम करना शुरू। लास्ट ईयर 75,000 यूनिट बेचे 12 के रेट में, टोटल कॉस्ट 9 रुपया था, इसमें 6 रुपया वेरिएबल कॉस्ट था, यानी फिक्स कॉस्ट 3 रुपया पर यूनिट था। तो 75,000 इंटू 3 225 रहा होगा, है या नहीं। मेरा वेरिएबल कॉस्ट देख दिया हुआ है 3 अलग अलग सिनेरियो में, अपना अपना प्रोबेबिलिटी। फिक्स कॉस्ट बोलता है बढ़ेगा, तो 225 था, 50% बढ़ेगा। दो 25 था, 50% बढ़ गया। और 225 10% बढ़ेगा। देखो इतना आया क्या, आया। डिमांड एस्टिमेट एट वेरियस प्राइस देखो दिया हुआ है, 13.5 रुपया पर यूनिट में प्रोबेबिलिटी ये रहेगा, 14.5 में ये रहेगा। ठीक, तो बोलेगा एकदम पहला जैसे ही तो क्वेश्चन है, पर एक लाइन इसको अलग करता है। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, डिमांड आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, यानी तीनों इंडिपेंडेंट है, यानी ऐसा नहीं कि ये होने पे वो होगा, सब इंडिपेंडेंट है। और हम लोग जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो जब हर चीज इंडिपेंडेंट रहे तो सेलिंग प्राइस जो रहा अलग अलग सिनेरियो। एग्जांपल, 13.5 रुपए में तीनों में कुछ भी यूनिट बन सकता है, इंडिपेंडेंट है। 14.5 में तीनों में कुछ भी यूनिट बन सकता है, इंडिपेंडेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट होना मुझे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जहां सेलिंग प्राइस है 13.5 अलग अलग यूनिट्स के साथ, 14.5 अलग अलग यूनिट्स के साथ, और पूरा का पूरा कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट क्या आएगा। तो ये कैलकुलेशन हम लोग फटाफट करें, कहां करें, क्वेश्चन कहां गया, ये रहा। ठीक, तो पहला हम लोग जरा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाएं। अब मेरा 3 तरह का यूनिट है, 45,000। पहले देखते हैं 13.5 रुपए, ठीक है। 45,000, 60,000, 70,000 यूनिट बनाएंगे। 45, 60, 70, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.3, 0.5, 0.2। ले लिए वाला फैक्टर। अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या है, देखिए ये रहा दिया हुआ है। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी 3 अलग अलग सिनेरियो बना, यानी हर सिनेरियो में मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, सब इंडिपेंडेंट है। अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 3 सिनेरियो, क्या क्या है, 7 भी हो सकता है, 6.5 भी 6.2, 7, 6.5, 6.2, जब इतना यूनिट बेचे, इतना में भी 7, 6.5, 6.2, इतना में भी सेम। प्रोबेबिलिटी पता है। तो देख सेल वैल्यू कैसे आएगा, कितना सेलिंग प्राइस है, कितना यूनिट,
कितना सेलिंग प्राइस है, कितना यूनिट, कितना सेलिंग प्राइस है, कितना यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, क्या यूनिट बेचना है, कौन कौन सा वेरिएबल कॉस्ट, क्या यूनिट बेचना है, कौन कौन सा वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन नहीं मिल जाएगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा, देखो तो पहला वाला 0.3 है, ये वाला 0.15 है, तो 0.3 इंटू 0.15, 0.3 इंटू 0.65, 0.3 इंटू 0.2, 0.3 इंटू 0.15, ऐसे हर एक का जॉइंट प्रोबेबिलिटी आएगा। जब 13.5 सेलिंग प्राइस था तब वापस एक इनकम स्टेटमेंट बनेगा 14.5 के साथ, वही सेम 3 तरह का नंबर ऑफ यूनिट, वही 3 वेरिएबल कॉस्ट, वापस से मुझे जॉइंट प्रोबेबिलिटी मिला। अब जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है वो कभी किसी पे डिपेंड करता ही नहीं है इन जनरल, तो फिक्स्ड कॉस्ट में लफड़ा नहीं है, वो सीधा माइनस अपने अपने से मल्टीप्लाई करके एक एक्सपेक्टेड फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे। जैसे निकाले 337,500 इंटू 0.3, 101,250, 281,250 इंटू 0.5, 247,500 इंटू 0.2। जैसे ही सबको ऐड करेंगे 291,375 आएगा ना, ये मेरा क्या आया है, फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल। अब जब सेलिंग प्राइस था 13.5, तो हम मेरे को ये देखना है, जब सेलिंग प्राइस है 13.5 तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 291,375 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कितने में आया हुआ है, सब जगह आया हुआ है क्या, 291,375 सब जगह आया हुआ है। तो जब 291,375 सब जगह आया हुआ है कंट्रीब्यूशन ज्यादा, तो लॉस होने का चांस ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बीईपी 100%। अब 291,375 देखिए यहां पे कहां का आया हुआ है, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, यानी इन सब को जोड़ेंगे तो इतना ही प्रोबेबिलिटी रहेगा बीपी का, कम से कम जोड़ के देखें, %70 आ रहा है, 0.7, तो देखो 70% आया प्रोबेबिलिटी, जबकि हमारे कंपनी का पॉलिसी था कि इसको कम से कम 80% चांस चाहिए बीपी का, और वो तो पहले वाले में ही आया, तो पहले वाले को ऑप्ट करेंगे। तो 3 वैरायटी ऑफ एग्जाम के पहले एक दिन पहले क्वेश्चन करके जाना, आराम से हो जाएगा। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन, हमारा ये चैप्टर का क्विक रिवीजन मैराथन होता है खत्म।